हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे और लगे होंगे अपनी पेपरों की तैयारी में। तो आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग सारी क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्लासों के जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी जो कुछ हमारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, उनको हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पेपरों में हर बार देखने को मिलते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और पेपरों में ज़रूर लगे रहें, क्योंकि यही पढ़ाई का समय है। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसको पहली परिभाषा जिसके लिए अक्सर पूछी जाती है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की जब बात होगी तो आप ओरली कर समझें तो वह अभिक्रियाएँ जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, परस्पर बिल्कुल बदल जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से, बच्चों ध्यान रखना, मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों ध्यान देना, ये हमारी परिभाषा हो जाती है। और बच्चों जब परिभाषा होगी तो हमें उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान देना, क्या होता है जब सोडियम धातु को वायु में जलाने पर, किसमें, जो सोडियम धातु हमारी ये Na है, जो सोडियम धातु है, इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या हो जाता है, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, यानी सफ़ेद जैसी राख प्राप्त होती है, और जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण क्या धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न हो जाते हैं। यही हमारी परिभाषा हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। चलते हैं आगे। आगे पूछा गया है कि रासायनिक, अब हम पहचानें कैसे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है और नहीं है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये कुछ दिए गए हैं जिनसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, कि क्या होता है इसमें। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। पहला क्या परिवर्तन होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसकी अवस्था बदल जाती है। दूसरा, इसका गैस का निष्कासन, यानी कोई ना कोई गैस निकलती है। जब जलाएंगे किसी चीज़ को तो उससे कुछ ना कुछ गैस निकलेगा और अवक्षेप का निर्माण होगा, यानी जलने के बाद जो कुछ बचेगा वो अवक्षेप हो जाएगा। रंग में परिवर्तन होगा, अगर सफ़ेद होगी तो काली हो जाएगी, किसी भी रंग की होगा वो काली हो जाएगी, भूरी हो जाएगी, नीली हो जाएगी। और क्या, ताप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले तो उसका ताप कुछ होता है और बाद में उसका तापमान कुछ हो जाता है, टेम्परेचर घट बढ़ जाता है। इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान भी कर सकते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया है कि संयोजन और संकलन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान देना, ये वर्ड आपको हमेशा परेशान करेगा। संयोजन तो आपको समझ में आ जाएगा, संकलन, संयोजन और संकलन मतलब होता है प्लस, मतलब जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखना, संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकर्मक, कोई अभिकर्मक या पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। कितने पदार्थ का निर्माण करता है बच्चों? केवल और केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक ही पदार्थ का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिएगा बच्चों ध्यान से कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। आप यहाँ ध्यान से देखना कि ये क्या बिना भुजा चूना था, और जब इसको जल में डाला जाता है, जब पुताई होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ा बड़ा सा गट्टा आता है, इस तरह के पत्थर टाइप का रहता है, उसको जब बाल्टी में डाला जाता है तो उससे क्या होता है, धुआं और बुलबुले निकलते हैं। तो क्या वो भुजा चूना मिलता है और क्या मिलती है, ऊष्मा मिल जाती है, मतलब गर्माहट। आप बर्तन कोई छुएंगे वो वाला तो आपको गर्म गर्म महसूस होगा। तो वो क्या है, वो एक हमारी संकलन या संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे चलते हैं बच्चों बिना किसी देरी के, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान देना कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, भाइयों, या वियोजन हो जाए टूट जाए, या अपघटन हो जाए कम हो जाए। अपघटन मतलब कम होना, किसी चीज़ का घट जाना, इसी समझ सकते हो। वियोजन मतलब अलग हो जाना, इसी से आप समझ सकते हो। तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर एक या एक से अधिक उत्पादों में उत्पन्न करता है। क्या करता है, एकल उत्पाद होता है, यानी एक ही अभिकर्मक होता है, और वह एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, या एक से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय होती, कैसी बच्चों होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी होती हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
कौन कौन से? एक ऊष्मीय अपघटन हो जाता है, एक प्रकाश अपघटन हो जाता है और एक विद्युत अपघटन हो जाता है, जिसमें कि आपको ऊष्मीय अपघटन जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन बच्चों जब पूछेगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा क्या करता है, केवल गर्मी दी गई ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में आराम से टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये आप परिभाषा भी देख सकते हैं कि CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। इस तरीके से बच्चों आप ध्यान सकते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में आपको ऊष्मीय अपघटन जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों बहुत हो गया लापरवाही की मार, अब की बार आपको 90 तो पार करने हैं। तो आइए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान से देखना, विस्थापन मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा छोटे को क्या कर देगा, धक्के मार के अलग कर देगा। ऐसी अभिक्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्रियाशील क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह बच्चों दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। कौन कौन बच्चों, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या हो जाता है कि अभिक्रिया क्या करती है, उसका स्थान उसका स्थान ले लेती है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको अलग कर देता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या आयनों का आदान प्रदान होता है। बच्चों ध्यान देना, एक होता है एकल, क्या होता है बच्चों, एक एकल होता है, इसको आप ओरली समझ सकते हैं कि एकल में क्या होगा, कम क्रियाशील तत्व, कौन सा, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील तत्व को हटा के अलग कर देगा, स्वयं उसका स्थान ले लेगा। और यदि पूछा जाएगा द्विविस्थापन, कौन से बच्चों, द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन जब पूछेगा तो आप बता सकते हैं इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है बच्चों, क्या हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये विस्थापन अभिक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं आगे की ओर, आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि एक ये हो जाती है हमारी क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी आपसे उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया ना पूछ के आपसे क्या पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया इन दोनों को क्या कर देता है, समाहित कर देता है। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कि किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलें या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया बोलें, आप ध्यान से समझिएगा कि जब बोलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, उपचयन और अपचयन की दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। ध्यान दे सकते हैं किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा ZnOC जो क्या हो गया, इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई तो Zn अलग हो गया और CO कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, कार्बन का ऑक्साइड बन गया, क्या बना, कार्बन क्या हो रहा है। अब इसमें देखें ध्यान से कि जो Zn है ये क्या अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है। और ये क्या, ये उपचयित हो रहा है, यानी कि इसके ऑक्सीजन का क्या संयोग हो रहा है। और यही हमारी उपचयन अपचयन की क्या होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते बच्चों, आगे अगर देखें हम ध्यान से, इसमें एक तो विकृत गंधिता और संक्षारण में से आपको एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। ये हम 100% आपसे लिखवा लीजिए, बिल्कुल गारंटी की तरह कि आप इन दोनों में से आपको एक न एक जरूर देखने को मिलेगी। देखना ध्यान से बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि विकृत गंधिता किसे बोलेगा, विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता परिभाषित कीजिए, विकृत गंधिता क्या होती है। तो आप बता सकते हैं तेल व वसा युक्त, मतलब तेल की बनी चीज़ें या वसा से बनी चीज़ें, खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का क्या हो जाता है, गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि बच्चों कुछ भी हम पैक करके खाना रख देते हैं और देखते हैं कि उसमें बहुत गंदगी मतलब अजीब सी स्मेल आती है और जल्दी सड़ जाता है। और तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि पके हुए खाद्य पदार्थों को कम ताप पर रखा जाए और या उनमें
प्रतिऑक्सीकारक उदाहरण BHA। आप ध्यान देना कि आपसे ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है BHA और BHT कि इनके उदाहरण। BHA का फुल फॉर्म बताइए या BHT का फुल बताइए। तो आप ध्यान देना, BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल और इसका होता है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टाइलून। ध्यान, केवल क्या बच्चा बदल रहा है, ए का जो है ये आप A और T का बदल रहा है। यहाँ एनिसॉल है और यहाँ टालुइन है। क्या है? टालुइन है। क्या है? टालुइन है। ये बच्चों आप ध्यान रखना, ये जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो मिलाए जाए तो नाइट्रोजन से कम सक्रिय गैस के साथ पैक किया जाता है तो विकृत गंधिता को रोका या कम किया जाता है। अब आपसे पूछेगा विकृत गंधिता को रोका कैसे जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल या फिर ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टाइलून को मिला के अगर रख दे जाए तो क्या हो जाता है, या फिर नाइट्रोजन गैस को मिला के या पैक करके रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। आपने देखा होगा जो कुरकुरे का पैकेट होता है, अपनी मम्मी अगर 2-4 दिन के लिए चिप्स रख दें तो उनसे अलग सी स्मेल आने लगती है, लेकिन जो कुरकुरे का पैकेट होता है वह लंबे समय तक वैसे फ्रेश बना रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा जो गैस फूली फूली रहती है, जो 5 रुपये में 5 रुपये की गैस फ्री मिलती है उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमारी यही क्या हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आपसे पूछ भी सकता है कि कुरकुरे में कौन सी गैस भर के आती है, तो बता सकते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। आप कभी देखना उसको जब फोड़ना तो अपने नाक के सामने लगा, जो अजीब सी स्मेल आती है वही नाइट्रोजन की स्मेल होती है। आगे बच्चों ध्यान से देखना कि संक्षारण क्या होता है, पूछेगा संक्षारण क्या है, तो बच्चों इसे रोका कैसे जा सकता है इसके बारे में हम आप बताएंगे। तो संक्षारण की बात करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, किसमें, जो वायु में ऑक्सीजन होता है उपस्थित नम या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास होता है सरिया का बच्चों, किसका, सरिया यानी कि लोहे की सरिया जो लेंटर में डाली जाती हैं या छत में डाली जाती हैं, किसमें बच्चों, लेंटर या छत में जो डाली जाती हैं, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी देखना कि हम लोग जब लाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, धीरे धीरे वो भूरी भूरी होने लगती है, वो संक्षारण के उदाहरण होता है। क्योंकि जिसमें उसमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति जो ऑक्सीजन होती है उसकी, और जब नमी में रख देते हैं तो ये काम जल्दी हो जाता है, या अन्य रसायनों के संपर्क में आने से भी धीमी धीमी गति से क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपका PDF नोट भी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब लापरवाही का समय नहीं है, ये समय पढ़ने का है। तो लग जाइए बच्चों बिना किसी देरी के। इसी तरह आपको हर रोज़ कम से कम 2 वीडियो इंपॉर्टेंट क्लास के मिलेंगे। तो बच्चों बहुत लगन से मन से पढ़ना चालू कर दीजिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।